बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और आप सभी लोगों को ये इस्लामिक मंथ जो नया शुरू हुआ, नया साल जिसका बाकायदा आगाज़ हुआ, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सब के लिए ये साल जो है मुबारक साबित हो, तंदुरुस्ती सेहत वाला हो। अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफा अता फरमाए। इस दुआ के साथ आज के शो का हम बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। कल सारा दिन शहर में बारिश भी हुई और मुसलसल बारिश से बहुत सारे लोगों की बत्ती भी गायब हो गई, बत्ती नहीं बल्कि बिजली गायब हो गई। सो लोग शिकायत करते हैं ये मौसम खुशगवार तो होता है फॉर द टाइम बीइंग, बाद में बारिश के जो हब्स होता है उससे लाइट भी जब गायब हो जाती है तो परेशानी में इजाफा हो जाता है। सो ओवर द वीकेंड कुछ डेवलपमेंट हुई जिनमें आज से बच्चों के बाकायदा स्कूल खुल गए हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके बच्चों के स्कूल नहीं खुले। तो ये जो फैसला है जिसका मुकम्मल तौर पर इतलाक नहीं हो सका, मुझे नहीं पता चलता कि ऐसे डिसीजंस क्यों होते हैं। कुछ स्कूल्स खोल लेते हैं स्कूल और कुछ नहीं। खैर, इसके साथ साथ पेट्रोल सस्ता हुआ। सो ये खुशखबरी है या नहीं, अवाम इसको इंजॉय कर भी रहे हैं या नहीं, मुझे नहीं लगता। फ़िलहाल हम आगे चल के इस पर भी बात करेंगे। ख़बरें हमारे पास हैं, आज के मेहमान भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। थोड़ा सा वेट आपको करना होगा और 11:05 पर इंशाल्लाह हमारे मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। वर्ल्ड लंग कैंसर डे आज मनाया जा रहा है। तो हमारा यहाँ पे ये चीज़ें डिस्कस करने का मकसद क्या होता है, अवेयरनेस जो कि आप तक पहुँचानी बहुत ज़रूरी है। अभी हम फ़िलहाल पहले सेगमेंट की तरफ चलेंगे, एक दिन एक नेकी। हमारे स्कॉलर अमानत रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज का पैगाम क्या है आप तक पहुँचाएँगे। रहमानिर्रहीम। एक हदीस के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 चीज़ों से पनाह मांगी। यानी जब भी आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करते तो 4 चीज़ों से आपने पनाह मांगी। एक आपने फरमाया कि वो इल्म के जो नफ़ा ना दे, और दूसरी बात आपने फरमाई कि वो दिल कि जो खुदा के खौफ से खाली हो, और तीसरा फरमाया वो अमल जो खुदा की तरफ लेकर ना जाए, और चौथी बात फरमाई वो दुआ जो कबूल ना हो। ये 4 चीज़ें हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पनाह मांगी। यानी वो इल्म किस काम का कि इंसान इल्म हासिल करे लेकिन उस इल्म से इंसान को कोई फ़ायदा ना पहुँचे, और वो दिल कैसा कि जिस दिल में खुदा का खौफ और खशियत ना हो, और वो अमल कि जो इंसान इतनी मेहनत और मुशक्क़त से करे, उसके लिए वक्त निकाले लेकिन वो कबूलियत का दर्जा ना पाए, और वो दुआ कि जो इंसान गिड़गिड़ाए, अल्लाह से मांगे, माफ़ी मांगे और फिर वो कबूल ना हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पनाह मांगी, और हमें भी पनाह मांगनी चाहिए और दुआ ये करनी चाहिए कि या अल्लाह अगर तो इल्म की तौफ़ीक दे तो वो इल्म अता कर जो नफ़ा दे, अगर धड़कता हुआ दिल तूने अता किया है तो फिर उस दिल में अपना खौफ भी डाल दे, और वो अमल कि जो हम करते हैं उस अमल में बरकत पैदा करते, और वो दुआ कि जो हम तेरी बारगाह में करते हैं छुप कर या एलानिया, उस दुआ को अपनी बारगाह में तो सो ये थी जी आज का पैगाम आप तक पहुंचाया। खबरें हमारे पास कौन सी? आज की पहली खबर, महंगाई से सताई आवाम के लिए मामूली रिलीफ। पेट्रोल 3 रुपये 5 पैसे सस्ता, डीजल 8.9 रुपये महंगा। शुरू हो गया है जी उखाड़ पेछाड़ का नया राउंड। 7 पुलिस ऑफिसर तब्दील। पंजाब में हुकूमत की तब्दीली के बाद तबादले शुरू। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का मसरूफ दिन। लाहौर में पीटीआई अरकान को आम इंतखाबात की तैयारी का टास्क। और शहर में कोरोना और डेंगू के पै दर पै वार अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। खबरें आप जान चुके हैं, खबरों की डिटेल्स क्या हैं? स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर शाहिद सिप्रा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले आप? बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र है। अच्छा जी, क्या आगाज़ कहाँ से करूँ? मामूली रिलीफ कहूँ, पूछूँ आपको खुशी हो रही है या नहीं हो रही है? पहली खबर की तरफ आ जाते हैं। पेट्रोल 3 रुपये 5 पैसे सस्ता हुआ। जी शाहिद सिप्रा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक जो खौफ की फ़िज़ा थी कि कीमतें बढ़ेंगी और कीमतें बढ़ाई जाएंगी,
तो वो कम अज़ कम अब वो नहीं रहा कि इसके बाद जिस तरह कहा जा रहा था कि 15 रुपये बढ़ेगा या 17 रुपये फी लीटर के हिसाब से बढ़ जाएगा। यू नो व्हाट, रात 11:30 बजे जब एकदम से एक शो चल रहा था, ऐसे ब्रेकिंग आई और मुझे लगा पेट्रोल महंगा हो गया। लोग असल में फील करवा भी वादे तौर पे पड़ा तो कमी लिखी हुई थी, मैंने कहा चलिए लोग फील करवा भी चुके हैं। चूँकि हर 15 दिन या महीने बाद जब इन्होंने चेंज करना होता है तो हमेशा कीमत बढ़ी ही है पिछले 2-3 महीने में, और इस कदर बढ़ी है कि लोग आज परेशान हैं। अच्छा चलें, बहुत कम रिलीफ है ये 30 रुपये बढ़ाना और 3 रुपये कम करना इंतहाई कम है, लेकिन आने वाले कल में तवक्को की जा सकती है कि शायद हुकूमत जो है हमें रिलीफ दे और कोई मामलात किसी बेहतरी की तरफ चले जाएं। बेसिकली पेट्रोल की बढ़ती कीमतें हमारे तमाम जो बजट्स हैं, हमारा आम जो तबका है, तनख्वाहदार तबका देख लें, छोटा कारोबारी तबका देख लें, मतवसत तबका, वो परेशान है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल होना ही होना है। अब देखिएगा, अब स्कूल्स ओपन हो रहे हैं, कुछ ओपन हो गए हैं, कुछ होने वाले हैं। बच्चों को लेना, बच्चों को स्कूल छोड़ना, ये एक और जो है उसमें बड़ा चैलेंज होगा। उसमें भी ये बाइक का पेट्रोल नहीं कोई अफोर्ड कर सकता। अब हुकूमत अगर रिलीफ की बातें कर रही है तो मेरे ख्याल में ये 3 रुपये कम करने के बजाय अगर ये 15 रुपये भी कम होता तो शायद आज मामला किसी और तरफ जा रहे होते। लेकिन ये भी खुशखबरी है कि हमारे जो स्टेट बैंक है वो कह रहा है कि 15 दिन के बाद डॉलर को कंट्रोल किया जाएगा। अगर डॉलर जो है वो नीचे आता है तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी मुस्तहकम हो सकती हैं या उनको नीचे लाया जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ डॉलर का जो उतार चढ़ाव है और रुपए की कदर का नीचे आना बेसिकली तमाम मामला जो हैं उसको ख़राब कर रहे हैं। तो आने वाले कल में देखते हैं कि क्या करते हैं, हुकूमत क्या फ़ैसले करती है। अब वो उस चीज़ से तो मेरे ख्याल में वफाकी हुकूमत को निकल जाना चाहिए कि हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया लेकिन महंगाई में इजाफा किया, उसकी वजह से उनको सियासी तौर पर काफ़ी हद तक नुकसान भी उठाना पड़ा। और अभी तक शायद आने वाले कल में कोई भी इंतखाब होगा तो उसमें नुकसान इसका उठाना भी पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले रियासत होती है, स्टेट को आपने बचाना होता है। अगर वफाक कह रही है कि हमने स्टेट को बचाया, तो अब बचाने के बाद अगर आवाम को रिलीफ नहीं मिलता तो फिर मेरे ख्याल में ये मौजूदा जो गवर्नमेंट है इनका मुस्तकबिल जो है वो तारीक होता मज़ीद जो दिखाई देता है, क्योंकि इस वक्त सारिफीन जो आम जो शहरी है वो बहुत परेशान है। डीजल महंगा हुआ, मुझे उसकी रीज़न बता दें, वो क्या इशू है? देखें, पेट्रोल ज़्यादा इस्तेमाल होता है, हमेशा जो चीखें निकलती हैं जिस पर तनकीद का निशाना बनाया जाता है वो है। हालांकि डीजल को दूसरी तरफ देखें उसका ज़्यादा इफेक्ट आता है। आपकी जितनी मैं उसी तरफ आपके कारोबारी शख्सियात जो हैं वो उससे मुतासिर होती हैं। उसके बाद जो छोटा बड़ा तबका जो दुकानदार है वो मुतासिर होता है, और उसने जो इजाफी बोझ है वो आम जो सारिफ हम और आप लोग हैं इनसे वसूल करना होता है। ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी, बस आम जो आप उसकी अर्बन की बात कर लें या और उसके बाद दीगर जो ट्रांसपोर्ट है उसके किराए में इजाफा होगा, गुड्स ट्रांसपोर्ट की बात करें उसके किराए में इजाफा होगा। तो इससे दूसरी तरफ आपकी इकॉनमी के जो मसाइल हैं वो भी इससे जन्म लेते हैं। लेकिन पेट्रोल इसलिए सामने होता है क्योंकि आम सवारी है, मोटरसाइकिल, इसमें हर शहरी ने पेट्रोल डलवाना है। कम से कम जो किसी के पास सवारी और मोटरसाइकिल है, उसके बाद गाड़ियाँ तो हैं ही सही, तो उसमें पेट्रोल का जब इस्तेमाल होता है तो पेट्रोल को ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। शायद वफाकी हुकूमत ने कोशिश भी यही की है कि पेट्रोल पर ज़्यादा आवाज़ जो है वो बुलंद की जाती है, इसलिए लोगों को रिलीफ देने की कोशिश की जाए। चलें, कुछ किया लेकिन मेरे हिसाब से बहुत कम रिलीफ है। अभी इसको 200 से कम जब लेकर आएंगे तो फिर क्या मैं तो कहने के काबिल होऊंगा कि वफाकी हुकूमत जो है रिलीफ दे रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, और फिलहाल लोगों ने भी इस रिलीफ को मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि महंगाई के इस दौर में ये रिलीफ नहीं है कि आप सिर्फ 3 रुपये जो है वो कमी करें और जब बढ़ाने की कीमतें बारी आती है और फिर इस तरह से बढ़ा दिया जाता है। 30 रुपये बढ़ाने के बाद 3 रुपये कमी पर लोग जो हैं वो एज सच कुछ मुतमईन नज़र नहीं आ रहे हैं। खैर, इसके साथ साथ जो अशय खुर्रनोश है उसकी कीमतों में भी कल हमें पता चला जी शहर लाहौर में आटा कहीं नहीं मिल रहा, और जहाँ कहीं मिल रहा है वहाँ महंगा मिल रहा है, और जो हमारे यूटिलिटी स्टोर है वहाँ पर तो लोगों की लड़ाई झगड़े शुरू हुए हैं। शायद सिप्रा साहब ये बुनियादी चीज़ें हैं, मतलब आटा हर अमीर गरीब, अमीर तो शायद चलें बाहर की रोटियाँ भी अफोर्ड कर सकते हैं, गरीब बेचारे क्या करें? देखें, गरीब फिर अल्टीमेटली जो है आपके लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब होती है। अब मैं इसमें आप गंदम की बात कर रहे हैं, आटे की बात कर रहे हैं। आपकी पंजाब गवर्नमेंट में रेट रखा, अभी चंद माह पहले 2-3 महीने पहले गंदम की फसल जो है उतारी गई है, और उसकी वजह से आपने 2200 रुपये 2200 रुपये फी मन के हिसाब से सरकारी रेट उसका मुकर्रर किया। जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उन्होंने गंदम ख़रीदी किसानों से, अब ज़ख़ीरा कर ली। अब वही रेट जो है 3200 रुपये है मार्केट में, 3400 रुपये पे भी पर मन जो है वो फ़रोख्त हो रही है।
मुझे बताएं कि 2 से 3 महीने के दौरान अगर गंदम का रेट 1000 रुपये 40 किलो के साथ बढ़ जाएगा और उसके बाद आप आटे की कीमत का तयन करें कि वो कम होगी, तो ये नहीं, मुमकिन नहीं है। अब क्या है कि फ्लोर मिल्स वाले क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स को देख लें, वो उन्होंने मिलाने हैं, उसके साथ उनकी जो लेबर के मसाइल हैं वो साथ में मिलेंगे। बात ये नहीं होती कि महंगाई जब आई उसका असर जो है ऊपर से लेकर निचले तबके तक सब पर पड़ता है, और अल्टीमेटली सबसे बोझ किस पे ज्यादा होता है, जो उसका आखिरी जिसने खरीदारी करनी है। अब आटा खरीदने वाला कौन है, आम जो सारी उसने खरीदना। अब पंजाब में पहले तो चलें ठीक है, अब सियासी अदम इस्तेहकाम था कि कह लें कभी कोई सीएम बन रहा है, कभी किसी के खिलाफ अदम एतमाद आ रही है, कहीं पिटीशन फाइल हो रही है, अब तो चोई साहब बन गए हैं। तो मेरे ख्याल में अगर अब भी ये अशिया ज़रूरिया या खाने पीने की अशिया या फिर ज़ख़ीरा अंदोज़ी के मामलात में अगर हुकूमत जो है नाकाम ठहरती है और लोगों को रिलीफ नहीं दे सकती, तो इस पर अब एक्शन लेने की ज़रूरत है, कानून को हरकत में आने की ज़रूरत है। और बिलखसूस जो हमारे पंजाब के हेड हैं, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वज़ीर आला जो परवेज़ इलाही साहब, उनको अब एक्टिव होने की ज़रूरत है, वो इस चीज़ को देखें। आपने सहूलत बाजार साथ साथ मेरे ख्याल से कोई ऐसा मैकेनिज्म भी होना चाहिए कि आपको इंतजामिया से जवाब तलबी करनी चाहिए। डीसी साहब, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, मतलब इनकी हर रोज़ की क्या इन्होंने कारकर्दगी ली, आपको एंड ऑफ द डे एक रिपोर्ट भेजनी चाहिए कि कम से कम इन्होंने प्राइस कंट्रोल का जिनका काम है उन्होंने वो किया, रेट लिस्टें जिनका निकालने का काम है उन्होंने रेट लिस्टें निकाली और उस पर इम्प्लीमेंट भी कराया। जब तक ये पूरा निज़ाम नहीं होगा यहाँ पर लोग ऐसे परेशान रहेंगे। देखें, कीमतों का तयन या कीमतों का मुस्तहकम होना ये उस वक्त होता है जब आपकी दीगर जो उससे मुंसलिक चीज़ें हैं आप उनको रोकें, उसकी कीमतों में एक जगह पर आके इस्तेहकाम लाएं। आपके फ्लोर मिल्स जो हैं, जहाँ जिन लोगों ने आटा बनाना है, वहाँ पे देखें कि सुबह में बिजली की कीमत और होती है, दोपहर में आपका कोई टैरिफ चेंज कर लिया जाता है, शाम में फिर आपको एक और कोई एडजस्टमेंट डाल दी जाती है। एक दिन में 2-2, 3-3 दफ़ा जब आप बिजली की कीमतें बढ़ाएंगे और नए उन पर टैक्सेस आयद करके उनसे वसूलियाँ करेंगे, तो उसके बाद आप कहें कि जो फ्लोर मिल आटा बना रही है वो एक ही कीमत तयन करे जो एक मीटिंग में टेबल पर बैठकर बात हुई थी कि इतने रुपए में हम फरोख्त करेंगे, ये मुमकिन नहीं है। बेसिकली जिन लोगों ने आटा बनाना है और जिन्होंने मार्केट तक लाना है, उनके लिए अगर आप पहले कोई प्लानिंग करें, उनको जिस तरह मैं एक टैरिफ की बात कर रहा हूँ फ्लोर मिल्स के लिए, ये एक इस्तेहकाम इसमें लाएं तो फिर शायद कीमतों में आप तयन भी ला सकते हैं। उनका तयन करके बाद मार्केट्स में एक कीमत पर फरोख्त कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ क्या होता है कि बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, दूसरी जानिब आप खुद कह रही हैं कि डीजल की कीमत में बढ़ी है, गुड्स ट्रांसपोर्ट, जिन लोगों ने वो आटा मार्केट में लाना है उन्होंने फिर पैसे इजाफी लेने हैं। सब्जियां महंगी लोग फरोख्त कर रहे हैं, यही कि डीजल की कीमत में सब्जी सस्ती कब हुई? कोई भी सब्जी ऐसा ही है। अब तो जी मानसून की बारिशों का बहाना डाल लिया है कि बारिशों की वजह से सब्जियां आ नहीं रही हैं, हम जा नहीं पा रहे हैं, पानी बहुत ज्यादा जमा है, सो जो सब्जियां वो महंगी मिलेंगी। ये किसने कहा है? बहुत सारे दुकानदार यही कह रहे हैं जी, क्योंकि बारिशें हो रही हैं, सो आना जाना जो है ट्रांसपोर्ट वो मुतासिर है, पानी बहुत ज्यादा होता है। बेसिकली वीक एडमिनिस्ट्रेशन जब होती है तो इस तरह के बहाने होते हैं। आपकी सीजनल सब्जियां हैं, मौसम के मुताबिक जो सब्जी आपकी चल रही है वो भी आप 120 रुपए या 150 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त करवाएं, और आलू का रेट 80-90 रुपए 80-90 रुपए यहाँ तक ये फरोख्त हुआ है। टमाटर आपका 100 रुपए से नीचे आया ही नहीं है। हरी मिर्च का रेट 350-400 रुपए किलो के तक रहा है। तो मुझे ये बताएं कि जब मौसम था इन सब्जियों का तब भी यही रेट था, और अब बारिशों की वजह से आप इसका कह रहे हैं कि सर मौसम कहीं पे नहीं मैटर करता। हम तो समझते थे सर्दी होती है तो आपकी बिजली गायब नहीं होती है, वो भी होती है, गर्मी में गैस गायब नहीं होती है, वो भी होती है। अब सब चीजें जो है ना वो निजाम धड़म भरम हो गया। बेसिकली मैं वही कह रहा हूँ ना कि एक आम आदमी जिसने सब्जी उगाई, उसके बाद वहाँ से निकली, उसने लेबर की चार्जेस जो हैं अदा किए, उसके बाद जो ट्रक या जो ट्रांसपोर्ट जो इस्तेमाल हुई उसके डीजल बढ़ा, उसकी कीमत बढ़ी, उसके बाद जब मार्केट में आ गई, जिस दुकान से वो फरोख्त होनी है उस पर आपने 6000 रुपये टैक्स लगा दिया, ठीक है, तो उसके बाद आप कहें कि हमें जो कीमत एक अच्छे तरीके से मिलेगी या कम कीमत में मिलेगी, नहीं होगा। बेसिकली हुकूमत। लेकिन कल मरियम साहिबा ने ट्वीट किया और कहा कि ताजिर भाई परेशान है, तो मुफ्ता भाई आप कुछ करें और कीमतों में कम, बिजली के जो बिल हैं ताजिरों के लिए उनकी कीमत में शायद हो जाए। मुझे ये बताएं, मरियम नवाज साहिबा का मैंने भी रात ट्वीट देखा है, वो भी शायद उन्होंने टायर जलते और लोगों को एहतजाज करते देखा हुआ। बेसिकली एहसास तो आया, एहसास नहीं, तो जब ये बजट में अप्रूवल हो रही थी उस वक्त किसी को नहीं था पता।
बजट में जब ये सेल्स टैक्स जिसकी मंजूरी हुई और आज ये कहते हैं कि हमने ताजर बरादरी के साथ मिलकर बनाया था, तो उन ताजरों को सामने लाएं। आज तो सारी यूनियन आपके खिलाफ हैं। आज तो सारे ताजर शहर के तमाम जो लोग हैं वो आज सरापा एहतजाज है, सड़कों पर निकले हुए हैं। मुझे बताएं, सब्जी फरोश को आपने 6000 टैक्स डाल दिया। सही। उसके बाद मैंने जिस तरह आप लास्ट टाइम भी आपके प्रोग्राम में बात की, उसके बाद दूध बेचने वाले को भी आपने टैक्स लगा दिया। अब छोटी से छोटी दुकान जो है कोई है उसको टैक्स लगा दिया। आप इनसे किस तरह टैक्स पेयर या इनसे आप टैक्स नेटवर्क में इनको किस तरह शामिल? जरा बड़े बड़े टैक्स स्टोर जो हैं उन पे भी माजरत के साथ हाथ डालें। असल में जो है वो लोग मेरे ख्याल से अगर टैक्स देंगे तो कुछ बेहतरी हो सकती है। ये छोटी छोटी दुकानदारों को वैसे ही आप गला घोंट रहे हैं, महंगाई इस कदर ज्यादा है। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और सूरत हाल है कुछ अदम इस्तेहकाम की। महंगाई के बाद हम जो बात कर रहे हैं वो है जी तबादलों का एक जो राउंड शुरू हो चुका है। उखाड़ पे छाड़ की जा रही है। पुलिस अफसरान तब्दील हुए हैं। अफजाल कौसर DIG ऑपरेशन लाहौर तैनात कर दिए गए हैं। सुहेल चौधरी DIG CTD तैनात किए गए हैं। सो ये तबादले किन बुनियादों पर बेसिकली की जा रही हैं, हम अपने पिछले शोज में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी जो हुकूमत आती है उनके मनपसंद अफराद सीटों पर आके बैठ जाते हैं और जो असल मकसद है कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल शहर में चोरियां, डकैतियां, अगवा के वाकयात दिन दिहाड़े हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। शायद से प्रसाद देखें, ज़्यादातर तो होता है सियासी तौर पर कि आपके ऑफिसर्स की वाबस्तगियाँ होती हैं सियासतदानों के साथ, उसकी बुनियाद पर पोस्टिंग्स होती हैं। लेकिन अगर इक़्तिदार तब्दील हुआ है तो मेरा ख्याल में ये सरकारी ऑफिसर्स होते हैं, इन लोगों को आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना होता है, इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को देखना होता है। और फिर अगर कहीं पर सियासी कोई रैलीज़ हैं, जलसे हैं और उसमें जो इक़्तिदार में अगर चौई साहब हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कोई ऑर्डर करती है या चौई साहब कोई ऑर्डर करते हैं, तो इसमें यहाँ पे CCPO या DIG जो भी होंगे, SSP जो भी हैं, वो उनके अहकामात तो मानेंगे। माजी में यही हुआ कि जब आपके PTI का एहतजाज था, उसमें जब पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई तो ये कहा गया कि ये मौजूदा हुकूमत के जो हैं वो आगे उनके अहकामात की रोशनी में कर रहे हैं और ये मामला चल रहे हैं। बात यह है कि इन पुलिस अफसरान का बेसिकली जो काम है, जिस तरह आपने खुद जिक्र किया कि घरों की दहलीज पर अगर ख़वातीन को लूट लिया जाए और शहर में डाकू राज हो, डकैतियाँ, राजनी और चोरी की वारदातें बढ़ जाएँ, इवन गाड़ियाँ जो हैं दिन दिहाड़े छीन ली जाएँ और अगवा भी कर लिया जाए लोगों को, घरों के बाहर से गाड़ियाँ गायब, घरों के बाहर से गाड़ियाँ गायब हो जाएँ, तो फिर मेरे ख्याल में ये इन लोगों असल में भी यहाँ पे भी वही है, एक सियासी अदम इस्तेहकाम है और यहाँ पर भी वही है कि आपने किसी को चंद माह काम तो करने नहीं देना। अब ये अफजाल कौसर साहब के मुझे ऑडियो भी याद है, जब ये फैसलाबाद में तैनात थे तो इन्होंने एक SHO को फ़ोन किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि लोग इस तरह मसाइल का शिकार और आप लोग दफातर में बैठे हुए, बड़ी वायरल हुई थी वो बात। अगर इस तरह का ऑफिसर लाहौर में पोस्ट हो गया तो मेरे ख्याल में लाहौरिये भी उनसे यही तवक्को कर रहे होंगे कि हमें जो है तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। लेकिन बात यह कि अगर सियासी माहौल तब्दील होता है, फिर अगर कहीं जाके कुछ होता है, पॉइंट ना कि कोई भी ऑफिसर आता है जब तक वो चीजें समझता है और अपनी चीजें इंप्लीमेंट करना चाहता है तब तक उसको हटा दिया। ठीक है, डोगर साहब गए, किमाने साहब आए, किमाने साहब गए, डोगर साहब आ गए CCPO, ठीक है, DIG साहब गए, CTD में चले गए, नए DIG हमारे पास आ गए। अभी निचली सतह पर भी शायद होगा इसी तरह। लेकिन बात यह है कि इसको अगर पुलिस की जो वर्दी है, अगर हम इसको सियासत की नज़र करेंगे तो मसाइल ज़्यादा जो है उससे जन्म लेंगे। आज देखें सोशल मीडिया पे जो चल रहा होता है वो यही चल रहा होता है। आज तस्वीर पोस्ट की जा रही हैं कि DIG जिन्होंने PTI के कारकुनों पे रोका, आंसू गैस की शेलिंग करवाई, उनको कानून का कटहरे में लाया जाए। उन ऑफिसर्स की तस्वीर चल रही है, उन SHO के बारे में कहा जा रहा है कि बदले लिए जा रहे हैं, उनको हटाया जा रहा है। ठीक है, बात करने का मकसद ये है कि अभी अगर मौजूदा गवर्नमेंट कुछ करेगी या अपोजिशन अगेंस्ट आएगी, जो गवर्नमेंट अहकाम देगी, अब जो सीट पे बैठे हैं उनको मनवाना अमल करना पड़ेगा। तो ये उस अमल दरामद को अगर आप सियासी वाबस्तगी बना लेंगे तो फिर इसी बुनियाद पर आज भी तकर्रुर तबादले हो रहे हैं। मेरे ख्याल में ऑफिसर कोई भी आके बैठ जाए, उसकी जो जिम्मेदारी है उसने वही निभानी है, बजाय कि आप उसको सियासत की नज़र करें। आप देखें कहीं DC बदल रहे हैं, कहीं DPOs को बदला जा रहा है, कहीं किसी को OSD बनाया जा रहा है। कुछ होती भी हैं वाबस्तगियाँ, कह भी सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी सतह पर आप कहें, अच्छा फिर एक जगह से उठा के दूसरी जगह आप पोस्ट कर रहे हैं तो फिर यह लगाए नहीं। बिल्कुल। अच्छा, वाबस्तगियाँ अपनी जगह, मुझे सिर्फ ये बता दें रिस्पॉन्सिबल कौन है? आपकी रियासत जिम्मेदार है अगर आपका शहर गैर महफूज है,
अगर वहाँ पर चोरियाँ, डकैतियाँ, ज़्यादती के वाक़यात हो रहे हैं, लोग अपने घरों की दहलीज में, क्या घरों के अंदर भी हैं तो महफूज नहीं हैं। सो इस पर कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल आपके सामने क्या है और इस पर कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, फिर हमारा शहर, हमारा मुल्क किस डगर में जा रहा है? क्या सिर्फ हम ये तमाम मामला सियासत की नज़र करते रहेंगे? मुझे ये बताएं कि सीएम साहब का कोई ऐसा स्टेटमेंट आया हो जिसमें राहज़नी या डकैती पर नोटिस हुआ हो, डकैती मज़ामत पर कोई कत्ल हुआ, उस पर सीएम साहब ने कोई बात की हो? बात तो अभी हो रही है कि किन लोगों ने हमारे कारकुनों को तशद्दुद का निशाना बनाया। आज तो बात हो रही है कि किन लोगों ने शेलिंग की, उनको कानून के कटहरे में लाया जाए। और शायद एक सरगोदा के SHO थे, उनको नौकरी से हटा दिया गया कि उन्होंने पिस्टल जो है बताना, उसकी बुनियाद पर हटा दिया। अभी तो आप टारगेट करके लोगों, ऑफिसर जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इससे जो मोराल है पुलिस का वो डाउन होगा। अल्टीमेटली आप इनको ऑर्डर करेंगे, ये काम करेंगे, आने वाली गवर्नमेंट से भी यही तवक्को हम रखते हैं कि वो भी इसी तरह करेंगे। आप उनके खिलाफ कुछ करेंगे, वीडियोस, तस्वीर आपकी भी इसी तरह सोशल मीडिया पे आएंगी और कहेंगे कि इनको भी कानून के कटहरे में लाया जाए। बात करने का मकसद है कि यूनिफॉर्म का जो बुनियादी तौर पर जो काम है, वो जो कानून नाफिज करने वाले इदारों का काम है, वो यही है कि हमें सिक्योरिटी फराहम करना। और मौजूदा आप देखें मुहर्रम उल हराम का आगाज़ हो चुका है, मजालिस हैं, जुलूस हैं, इसमें सिक्योरिटी अलर्ट्स जारी होते हैं, सिक्योरिटी को बढ़ाना पुलिस का काम होता है। आपने IG भी बदल दिया, उसके बाद CCPO भी बदले गए, DIG, आपने लाहौर की पूरी कमान बदली और आपके रीजन्स जो हैं उनमें रीजनल जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको भी बदला है। तो ऐसे वक्त में आगे मेरे ख्याल में सियासत को दूर हमें रखना चाहिए, अवाम की जो जान और माल है उसके तहफ़्फ़ुज़ को पहले लाना चाहिए। अगर उनकी बात करेंगे तो फिर इस तरह के तबादले नहीं होंगे। अगर सियासी बुनियादों पे करेंगे कि इसका किस फैमिली से ताल्लुक़ है, ये किसके साथ इस वाबस्ता है, तो फिर मेरे ख्याल में ये लोग इसी तरह चलते रहेंगे। कभी कोई आ जाएगा, कभी चला जाएगा, उनका जो अपनी जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो कभी भी नहीं निभा पाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके लिए मुतासर कौन हो रहा है? आम आदमी, जो कि कहता है कि जी अगर हम थानों में चले भी जाएं तब भी हमारा जो है वो कोई पुरसानी हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। खैर, नए DIG ऑपरेशन लाहौर ने चार्ज संभाल लिया है और जैसे कि शायद सिप्रा साहब ने उनके बारे में थोड़ा बताया, वाकई हमने सुन भी यही रखा है कि, और अब उम्मीद भी यही है कि शहर की जो सूरत हाल है उसको संभाला देने में, उसको बेहतर करने में ये अहम किरदार अदा करेंगे। अफजाल कौसर साहब का ताल्लुक पाकिस्तान पुलिस सर्विस के 28वें कॉमन से है। सो उनकी कारकर्दगी माजी में जो रही वो आप लोग के साथ हम शेयर भी कर चुके हैं। इंतहाई ईमानदार ऑफिसर हैं। अब आगे जाके देखना है कि शहर के मामलात वो किस तरह से संभाल सकते हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। कुछ सियासी मंजरनामे पे नज़र डाल लेते हैं। शहर लाहौर सियासी सरगर्मियों का मरकज़ कुछ इस तरह से है कि जी कल संडे था और गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि खासी जो है वो हैपनिंग्स होती रही। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान कल शहर लाहौर में थे और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी कल शहर लाहौर में थे। तो खासा कल का दिन मसरूफ़ रहा सियासी लिहाज से। जी शाहिद सिप्रा साहब, देखिए सियासत तो अब चलती रहनी है, अब जब तक, और लोगों की नजरें भी सियासत पे रहनी है क्योंकि अब डेवलपमेंट्स हो रही हैं बार बार ना। देखें बार बार रिजीम तब्दीली की बात की जाती है कि हम इसको तब्दील किया जा रहा है आने वाले कल में, लेकिन ये PTI वाली तब्दीली नहीं है, अब दूसरी तब्दीली आ रही है। लेकिन ये पत्नी तब्दीली सियासत में आ रही है ना, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। अब देखें बातें फिर भी वही हो रही होती है ना कि विफाक कह रहा है कि हमने पंजाब को दोबारा तब्दील करना है, पंजाब कह रहा है कि हम अब बारी विफाक की है, विफाक को तब्दील करेंगे। तो ये सियासी मामला चलते रहे। कल जो है वो देखें चेयरमैन PTI इमरान खान पहुंचे हैं, उन्होंने वज़ीर आला से भी मुलाकात की है, उनके बेटे से भी मुलाकात की है, अरकान असम्बली से भी बात की है। अब जो PTI का मेन फोकस है वो जनरल इलेक्शन पे है। वो कब होता है ये मौजूदा गवर्नमेंट ने करवाना है और जिस तरह वो तो कह रहे हैं कि हम अगले साल अगस्त में जब पूरा होगा उसके बाद होगा, और होना भी यही चाहिए कि अगर एक आ गई है तब्दीली आ गई है तो उसके बाद फिर मेरे ख्याल में पूरे वक्त पे होने चाहिए जनरल इलेक्शन, और एक साल में इनको काम करने दें। क्या करते हैं ये तो बाद में देखा जाएगा। और अभी तक तो हालात क्या हैं, इन हालात के मुतहम्मिल भी नहीं कि एक दिन कुछ और हो रहा है, एक दिन कुछ और हो रहा है। बस अब थोड़ा सा स्टेबिलिटी आनी चाहिए मेरे ख्याल से। बिल्कुल आनी चाहिए। और देखें पंजाब उनके पास चला गया है, कोई बात नहीं है, आप मरकज में बैठे हैं, आप मरकज को चलाएं, मरकज से ही चलनी है ना सर, आपका सफारती मामला भी वहीं से चलने हैं। आपका जो पैसा आना है, अगर किसी ने आपकी मदद करनी है, चाहे चाइना है चाहे सऊदी अरब है, सारे मरकज से चलना है। पंजाब को चलाने दे, 24 साल पहले भी CM रहे हैं यहाँ पे, अब भी दोबारा CM है।
अब क्या है कि पीटीआई का जोर, अब एक ही बात भी आप उनका सोशल मीडिया नेटवर्क देख लें, उस पर भी यही है। उनकी मीडिया टॉक्स की बात कर लें, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में उनके जो ओहदेदारान हैं, जो उनके कारकुन हैं, वो क्या बात कर रहे हैं कि हमें जनरल इलेक्शन में जाना है। जनरल इलेक्शन में क्यों आवाज़ उठाई जा रही है? उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन में देख लिया है। ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग को जिस तरह बदतरीन शिकस्त दी गई है, उसके बाद पीटीआई का ग्राफ जो ऊपर गया है और एक तरफ महंगाई ने नून लीग का जो रगड़ा लगाया है, इसमें अब पीटीआई ये सोच रही है कि मौजूदा हालात में अगर आम इंतखाबात में चले जाएं तो नून लीग को बड़ा टफ टाइम देंगे और हरा देंगे। नून लीग ये देख रही है, हमने देख भी ली है। हाँ, हुकूमती इत्तेहाद इस बात को देख रहा है कि 1 साल मिल जाए, मुख्तलिफ मकामात से पैसा आ जाए, लोगों को रिलीफ देने की कोशिश की जाए। जो लोग इस वक्त जज्बात में हैं, जो गुस्से में हैं, उनकी जो जेबों पर भार पड़ा हुआ है, इसको कम करने की कोशिश की जाएगी। 1 साल वो इसलिए मांग रहे हैं कि उनको 1 साल मिल जाए, लोगों को कुछ रिलीफ दें और लोगों को वापस अपनी तरफ राग़िब कर सकें। अब ये कशमकश चल रही है। अब देखते हैं कि कब इलेक्शन होती है। हुकूमत तो कह रही है कि हमने अगले साल इलेक्शन करवाना है। पीटीआई का मुतालबा है कि आज ही इलेक्शन करवाएं और इलेक्शन जनरल इलेक्शन पे चले जाना है। तो पीटीआई के चेयरमैन का आने का बुनियादी मकसद भी यही था कि यहाँ लोगों को मुतहरिक किया जाए और मुतहरिक करने के बाद तमाम मामला जो हैं उनको चलाया जाए। अच्छा, पंजाब का भी यही है। उन्होंने जिस तरह अपनी तकरीर में भी कहा कि हम एहसास प्रोग्राम्स का आगाज़ करने जा रहे हैं, लंगर खाने और पनाहगाहें जो हैं इनको खोलने जा रहे हैं, और भी कुछ उन्होंने अनाउंसमेंट किया। इसका क्या मतलब है कि पीटीआई के चेयरमैन अब पंजाब पर भी फोकस कर रहे हैं। वो पंजाब में भी आए और उन्होंने यहाँ पे भी कहा कि लोगों को साथ मिलाने के लिए हमने कौन कौन से इकदाम करने हैं। ये सारी इलेक्शन की तैयारियां हैं। बेसिकली इस तरह के जो स्टेप्स उठाए जाते हैं, आपको बहुत अच्छी लग रही है ना कि एहसास प्रोग्राम होगा, ये होगा। ऑल दो हम इसको वाज़ेह तौर पे कहते हैं, ये वाकई वो तैयारियां की जा रही हैं जो आपने इलेक्शन से पहले एक बार फिर से अवाम को उम्मीदें दिलवानी है। और मैं तो ये कहूँगी कि अवाम को आप जो ख्वाब बड़े बड़े दिखा देते हैं। खैर, एक अखबार में पिक्चर मेरे सामने है तो मैं चाह रही हूँ कि ज़रूर हम इसको भी डिस्कस कर लें। प्रोटोकॉल को नज़रअंदाज किया गया, इमरान खान को वज़ीर आला पंजाब की कुर्सी पर बिठा दिया गया। इखलाक की जवाज़ नहीं बनता था कि चेयरमैन साहब जो हैं वो बैठे जाके वज़ीर आला की नशिस्त पर, क्योंकि वो चेयरमैन है एक पार्टी के। उनके पास इस वक्त कोई भी सरकारी ओहदा नहीं है। बतौर प्राइम मिनिस्टर वो बुज़दार साहब की सीट पर बैठता करते थे और बतौर चेयरमैन अगर वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की सीट पर बैठे हैं, तो मेरे ख्याल में इखलाकी तौर पर यह नहीं बनता था। सोशल मीडिया पे उनको तनकीद का निशाना बनाया गया, मीडिया पर भी बनाया गया। तो अगर हम देखें सरकारी तौर पर उनके पास फिलहाल कोई ओहदा नहीं है। तो मेरे ख्याल में अगर वो प्राइम मिनिस्टर भी होते तो ये जो है सीट जिसकी इंटाइटल है, ये उसी का इखलाकी तौर पर उसी नहीं बैठना होता है, ये उसी की ही है सीट। ये अगर वो प्राइम मिनिस्टर भी होते तो मेरे अपना ख्याल है कि उनको नहीं बैठना चाहिए। और बतौर चेयरमैन तो बिल्कुल भी उनको नहीं बनता कि वो सरकारी ओहदे पे है ही नहीं, वो बैठे हैं। तो मेरा अब चौधरी साहब हैं, उनकी मोहब्बत है, उन्होंने उनको सीट दी है, तो क्या कह सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें हैं जी, आपको इस चीज़ का एक डेकोरम होता है ना हर जगह का। आपके पास फिलहाल कोई सरकारी ओहदा नहीं है और फिर भी हम देख रहे हैं, क्योंकि एक आप आम आवाम ने आपको देखना है, वो एक पैगाम जो जाता है वो फिर चीज़ें जो हैं वो और मंतक में लोग जो है अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं। फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं सियासी इस्तेहकाम की, जो अब हमें नज़र जो है फ़िलहाल कुछ बेहतरी की तरफ जाने वाला नज़र आ रहा है। लेकिन अब ये तो आगे वाले हालात ही बताएंगे कि बेहतरी की तरफ जाएगा कुछ। खैर, मेरे ख्याल से अभी ये 10 मुहर्रम तक चीज़ें स्टेबल रहेंगी शायद से। प्रसाद रहने तो चाहिए, लेकिन जो आज सुन रहे हैं कि मुस्लिम लीग काफ के सरबराह जो शुजात साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और उस प्रेस अगर वो होती है या जिस तरह सुन रहे हैं, अगर वो कॉन्फ्रेंस सामने आती है तो देखते हैं उसमें क्या नई डेवलपमेंट होती है। क्योंकि उन्हीं पे ही सारा था कि पंजाब गवर्नमेंट का जो हमजा शहबाज शरीफ जो वज़ीर आला बने, कि उन्होंने ही अपने अरकान को लेटर लिखा था कि वो जो है वो नाकास्ट करे। तो अब देखते हैं आज की कॉन्फ्रेंस में अगर नई चीज़ आती है तो फिर वही पॉलिटिकल मामला आगे बढ़ेंगे। जो हमारे मामलात हैं, हमने कल वज़ीर आज़म साहब भी लाहौर में थे और खासा मसरूफ दिन उन्होंने गुजारा। और इससे पहले अब देखना ये है कि बलूचिस्तान में हालात क्या हैं, वहाँ पर भी वज़ीर आज़म साहब ने दौरा किया। बेसिकली वहाँ जाना, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, बेसिकली हमें वहाँ जाना है। ये डीजी खान तौनसा, ये जो हमारे लोग हैं, ये वहाँ पे जाना है। वहाँ पे आप देखें इतने बुरे हालात हैं, उनको खाने पीने के शायद घर उजड़ जाना, आपके जानवर जो हैं बह जाना, अमवात होना, ये फिर उसके बाद वो खुले आसमान तले जो है बैठे हुए हैं। तो मेरे ख्याल में सियासत से निकलकर अब हमें तरजीहात में बलूचिस्तान को शामिल कर लेना चाहिए, हमें जनूबी पंजाब को शामिल करना चाहिए जहाँ पे सैलाब की तबाहकारी हैं। और अल्लाह तक हजूर साहब सजूद हमें दुआ भी मांगनी चाहिए कि हमें गुनाहों की सज़ा किस गुनाह की मिल रही है, अल्लाह ताला हमारी तौबा कबूल फरमाए। और देखें लोगों की आप आहो बका देखें, सोशल मीडिया पे आने वाली जो वीडियोज हैं वो देख नहीं सकता। वो एक कल मैंने देखी है कि वो कह रहा है कि मेरा
पूरा ख़ानदान जो है वो बह गया इसमें, तो अब इस पे बंदा क्या करे? और उस पर हम देख रहे हैं कि जी सोशल मीडिया पर कुछ लोग एडिट करके कुछ प्राइम मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट दे रहे हैं, उस पर मरियम औरंगजेब साहिबा आके अपना रद्द-ए-अमल दे रही हैं। माजरत के साथ इन चीज़ों से बाहर निकल आएँ, इंसानियत भी कोई चीज़ है। हम लोग इन तमाम मामलात में इतना उलझते जा रहे हैं कि दुख दर्द तकलीफ़ किसी की हमारी नज़रों से ओझल होती चली जा रही है। सो प्लीज़ इस वक्त हम सबको एक प्लेटफॉर्म पर जमा होने की ज़रूरत है। बहैसियत कौम हमारे जितने सियासी लीडरान हैं सबको इस टाइम जो जितने भी सिराब ज़दगान हैं उनकी मदद की ज़रूरत है। सो ये सियासत चलती रहनी है और किसने कब आना है कब जाना है ये एक खेल है, ये दुनिया में जो लोग आए हैं ये सब चीज़ें चलती रहनी है, लेकिन इस वक्त जो सबसे अहम मामला है उस पर जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। हम अगली खबर की तरफ चलेंगे और अगली खबर हमारे पास क्या है जी, शहर में कोरोना और डेंगी का सीज़न इसलिए भी हम कह रहे हैं कि फेवरेबल है डेंगी के लिए क्योंकि बारिश हो रही है, साफ़ पानी जगह जगह पर। कल सारा दिन वक्फे से बारिश हुई और हम लोग इस चीज़ पे बॉदर ही नहीं करते हैं कि बाहर जाके देख लें या छत पे जाके एक दफ़ा हम चक्कर लगा लें या कहीं पे पानी नहीं जमा हुआ हुआ, ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी होती हैं। सो कोविड केसेस भी बढ़े हैं, हर दूसरा बंदा गला ख़राब की शिकायत और खांसी और बुखार। अब हम लोग बहुत ज़्यादा मुतमईन हो गए हैं कि ये नॉर्मल चीज़ें हैं। सो हमें उस तरह से एहतियात की, उस तरह से वो सोशल सर्कल अपना कम करने की ज़रूरत देती है। अब 13% पे शरह चलेगी कोरोना की, लेकिन हम लोग उसी तरह मामला सारे चला रहे हैं। तवानाई का बहरान की वजह से तो मार्केट्स को बंद किया जा रहा है, आपके रेस्टोरेंट्स को भी बंद किया जा रहा है, लेकिन कोरोना की वजह से जो समाजी फासला है या जो अहकाम जारी किए गए कि मास्क पहना जाए, समाजी फासला को बरकरार रखा जाए, उस पर अमल दरामद होता दिखाई नहीं दे रहा। जब कोरोना पीक पे था उसके भी चंद दिन लोगों ने इसका खौफ जो है उसमें मुब्तला रहे, लेकिन उसके बाद वो मामूल पर आ गए। आज भी वही हो रहा है कि आप कोरोना की शरह वहाँ 6-7% पे थे, तो आप देखें लॉकडाउन की तरफ जाते थे हम लोग, 13% पे चले गए, कोई बात ही नहीं कर रहा। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। आपकी रियासत अगर आवाज़ उठाएगी, आवाम को आगाही देगी, आवाम को थोड़ा जबर भी चाहिए, आवाम पर जबर होगा थोड़ा तो फिर मेरे ख्याल में मामला सुलझेंगे। दूसरी बात, डेंगू जो है ये तो उसका मौसम चल रहा है, आपका मानसून चलेगा। कल देखें जिस तरह बारिश होती रही, हल्की हल्की बारिश होती रही, और हमें कहीं से ये खबर नहीं मिल रही कि कोई टीमें शहर में मुतहरिक हैं, चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा है। माजी की मिसालें हमारे सामने हैं, बहुत मौसर अंदाज में डेंगू के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई, घरों में जाके चेकिंग की जाती थी, कब्रिस्तानों में, टायर शॉप्स पर, कहीं पर कुछ ऐसी एक्टिविटी फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रही है। देखें आपके जितने रियासती इदारे हैं, जो आपके महकमे और इदारे जो काम कर रहे हैं, उनको पता है कि आज किसी और ने आना है, कल किसी और कोई और आ जाएगा, और जब इस तरह के अदम इस्तेहकाम के मामले चलेंगे तो फिर यही हालात होते हैं। लेकिन आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर इस तरह के मामलात को कंट्रोल नहीं किया जा रहा, तो जब हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स की तादाद बढ़ेगी, जब लाइनें लगेंगी, जब टेस्ट करवाने के लिए लोगों को लेबॉर्ट्रीज में जगह नहीं मिलेगी, तो फिर तो आपकी हुकूमत बड़ी मुतहरिक होगी। लेकिन कबल अज़ वक्त अगर इसको रोक लेंगे तो नहीं। आपने टीमों का जिक्र किया, ज़रूर आती थी घरों में, आपके जो फ्रिज है उसकी ट्रे को चेक किया जाता था, गमलों में पानी को चेक किया जाता था, किसी और जगह पर अगर पानी आपका खड़ा है उसको चेक करते थे, एयर कूलर जो है इवन उसको खोल कर चेक किया जाता था। आपके असिस्टेंट कमिश्नर्स, इवन आपके डिप्टी कमिश्नर जब कैप्टन उस्मान थे तो वो जाया करते थे। हाँ, हमारे सामने बतौर कमिश्नर भी जाते। ईद के दिन की भी उनकी मसरूफियात में ये चीजें शामिल थी। वो क्या होता है कि जब आपके डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर अगर मार्केट में आ रहे हैं या आपके घरों पर आ रहे हैं, तो उसका क्या मतलब है कि आपकी हुकूमत संजीदा हो जाती है, अवाम जो है उसको मैसेज जाता है, टीम भी जो है वो जो है एक्टिव हो जाती है कि जी हमारी तो ड्यूटी है आज। टीम भी एक्टिव होती है, उसके साथ अवामुन नास को भी ये पता चल जाता है कि ये इंतहाई ज़रूरी है, इसलिए हमारी जो सरकारी मशीनरी है वो निकली हुई है, ये काम कर रही है। ये दोनों चीज़ें नहीं हो रही। हमारी आवाम ने तो उस वक्त जिम्मेदारी का मुजाहरा ही नहीं करना जब तक उनको आप किसी जगह पर लाकर खड़ा ही नहीं करेंगे। उन्होंने घर में नहीं देखना। मैंने लास्ट टाइम भी यही बात की थी कि हमारी अब जिम्मेदारी है, आप छोड़ दें, हुकूमत जो अपना काम करती है उसको करने दें। अगर खुदा ना खास्ता आपके घर में या अतराफ में कहीं पर डेंगू मच्छर की अफजाइश हो रही है या लार्वा जो है, देखें आप 1500 मकामात से बरामद हो गया, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा और इससे शायद कोई अमवात भी हुई हैं, शुरू में कुछ रिपोर्ट भी हुई हैं।
अगर खुदा ना खास्ता ये मामला इसी तरह बढ़ेंगे, एक तरफ कोरोना होगा, दूसरी तरफ डेंगू होगा, हॉस्पिटल्स में तो आपको पहले ही कि रूटीन के जो पेशेंट जा रहे हैं आप उनको ध्यान नहीं दे रहे। बुनियादी जरूरत की दवा जो है बुखार की वो मार्केट में कहीं नहीं मिल रही है। अस्पतालों में क्या हालात है अल्लाह ही हाफिज है। सो आप लोगों ने अपनी केयर खुद करनी है। वैक्सीनेशन लाजमी लगवाएं, जिन लोगों का बूस्टर का टाइम हो चुका है वो बूस्टर लाजमी लगवाएं। इसके अलावा एहतियात आप सभी लोगों को पता है कोई नहीं चाहिए। डेंगू से बचाव के लिए आपको सिर्फ ये करना है कि कहीं पे भी अपने घर में पानी जमा साफ नहीं होने देना, और कोविड से अगर आपने बचना है तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी कीजिए। बाहर निकलना जितना भी ज़रूरी है, ऑब्वियसली नहीं घरों में बैठा जा सकता, मास्क का इस्तेमाल और वैक्सीनेशन यकीनी बना लीजिए। जो आपके हाथ में है वो करें, बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ दीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद सिफरा साहब। अभी हमने चलना है जी मौसम की सूरत हाल की तरफ। मायदा की तरफ चलेंगे, वो हमें बताएंगे इस वक्त शहर का मौसम कैसा है। ओवर टू यू मायदा। गुज़श्ता 2 रोज़ से होने वाली बारिशों से जो है शहर का मौसम तो खुशगवार है। जो एक हब्स और गर्मी की शिद्दत रिकॉर्ड की जा रही थी उसमें जो है वो कमी रिकॉर्ड की जा रही है आज। लेकिन उसी के साथ साथ अभी सूरज निकला हुआ है, और सूरज जब निकलता है तो थोड़ी सी शहरियों का मूड भी जो है वो मुरझा सा जाता है। ये डिपेंड करता है मौसम पे। जब मौसम खुशगवार होता है तो शहरियों का मूड भी जो है वो खुद ब खुद हैप्पी हो जाता है। लेकिन आज भी महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो बारिशों के अमकानात जो है वो जाहिर किए गए हैं। बारिशें होंगी 40% अमकानात के साथ, लेकिन 3 बजे के टाइम में। महकमा मौसमियात की जानिब से आज बादल और सूरज के दरमियान आंख मिचोली का सिलसिला जो है वो वक्फे से जारी रहेगा। जैसे कि हमारे शहरी जब बादल आते हैं तो उनका मूड अच्छा हो जाता है, लेकिन जब ये जैसे अभी भी धूप निकली हुई है तो ये थोड़ी सी हमें चुभन भी महसूस करवाती है। और इसी के साथ साथ लोगों का मूड भी जो है बादलों और सूरज के जैसे उनमें आंख मिचोली का सिलसिला जारी है, तो वैसे ही हमारे शहरियों का भी मूड कभी चेंज हो रहा है और कभी वो खुश दिखाई दे रहे हैं। मौसम आज भी बेहतर रहेगा क्योंकि महकमा मौसमियात की जानिब से आज जो है बारिशों के अमकानात जाहिर किए गए हैं। ये आइंदा हफ्ते में भी जो बारिशें हैं इसी तरह से बरसेंगी और रोज़ जो है वो बारिशें बरस रही हैं, जिसको हमारे शहरी बड़े अच्छे से इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मौजूदा टेम्परेचर की अगर बात करें तो आज अभी जो मौजूदा टेम्परेचर है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और कम से कम 24 रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवा की बात करें अगर तो ठंडी हवाएं चल रही हैं 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से। आप देख सकती हैं हवा चलने से पौधे भी जो हैं वो लहरा रहे हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं। और इसी के साथ साथ हवा में नमी का तनासुब जो है वो 80% रिकॉर्ड किया गया है। हवाएँ भी चल रही हैं, बारिशें भी होंगी और कहीं रिमझिम तेज़ दिखाई देगी और कहीं मौसलाधार बारिश होगी तो कहीं हल्की बूंदाबांदी जो है वो रिकॉर्ड की जाएगी। ओवरऑल मौसम जो है इसी तरह से आज मिला जुला रिकॉर्ड। ठीक है जी, थैंक यू सो मच मायदा ने मौसम की सूरत हाल हमें बताई। फिलहाल ब्रेक का वक्त हुआ है और आपने ब्रेक के बाद हेडलाइंस जाननी है, जिसके बाद हम शो में आएंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में कुछ लोगों का शिकवा आप तक पहुंचाना है क्योंकि कल वक्फे से शहर में बारिश हुई, तो बारिश के बाद जो मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा है, लोगों का ये कहना है कि पानी की निकासी अभी तक मुमकिन नहीं बनाई जा सकी। अभी हमने अपने न्यूज़ वाले पार्ट में ये चीज़ डिस्कस की कि डेंगू का ख़तरा मंडला रहा है। सो शहर में हालात क्या है, पोश एरियाज़ में इस तरह से पानी है। आपकी जितनी मेन शाहराएँ हैं वहाँ पर भी सूरत हाल ये देखने में आ रही है। सो निकासी आप हमेशा से इंतज़ामिया के लिए, बादशाह के लिए एक बड़ा चैलेंज क्यों रहा है? ड्रेनों की सफाई हमेशा से दावों के बरअक्स जो है हकीकत सामने नज़र आती है कि पानी जमा रहता है और लोग परेशान रहते हैं। और इससे एक और नुकसान ये कि बहुत सारे हादसात रूनुमा रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहे हैं। गटरों के ढक्कन खुले हैं और लोग अपनी मदद आपके तहत गटरों के ढक्कन इस नतीजे में खोल देते हैं कि उन्होंने निकासी आपको मुमकिन बनाना है, क्योंकि वहाँ पर वासा की टीमें नहीं पहुँचती। तो नतीजतन क्या होता है कि जी उस रोड पे हादसात होते हैं, बाइक वालों को नहीं पता और अपने ध्यान जब कोई जा रहा है तो एक्सीडेंट हो जाता है। सो ये वो चीज़ें हैं जिन पर हमें ज़रूर फोकस भी करना है, नज़रसानी भी करनी है और इंतज़ामिया को अब मुतहरिक होने की ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ पानी जमा होने से डेंगू का ख़तरा मंडला रहा है वहीं पर हादसात भी जन्म ले रहे हैं। सो ये लोगों की शिकायत हैं जो कि हम टाइम टू टाइम आप तक पहुँचाते रहते हैं। सो वासा से रिक्वेस्ट ये है कि जिन जिन इलाकों से निकासी अब मुमकिन नहीं हो सकी, प्लीज़ वहाँ पर फौरी तौर पर इंतजामात किए जाएँ। ऑल्दो हम देख रहे हैं कि लोगों की शिकायतें अपनी जगह, लेकिन डेंगू का ख़तरा भी है और हादसात भी हो रहे हैं।
प्रोग्राम के इस हिस्से में जैसे कि मैंने आगाज़ में बताया था, आज दुनिया भर में फेफड़ों के कैंसर से आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है। रीज़न क्या है, एहतियात क्या है, आज के शो में हम वो डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, इस टॉपिक पे बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, तारुफ करवाना चाहूँगी। प्रोफेसर अब्बास खोखर साहब HOD है कैंसर वार्ड KEMU, और इनके साथ साथ डॉक्टर इरफान ने हमें ज्वाइन किया है, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल। अपने मेहमानों को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अच्छा जी, सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं, मकसद क्या है आज के दिन को मनाने का और कितना ज़रूरी है इस पर बात करना? जी, जिस तरीके से कैंसर फैल रहा है, जिस तरीके से लोगों में ज़्यादा कैंसर बढ़ रहा है, इसमें अवेयरनेस देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जब हमें पता है कि लंग कैंसर की सबसे बड़ी वजह स्मोकिंग है, तो सारी बात उसी पे होनी चाहिए। 80% ऑफ द केसेस जो लंग कैंसर के साथ डायग्नोज होते हैं वो सारे स्मोकर्स होते हैं। इन अबाउट 20% वो भी होते हैं जो स्मोकिंग नहीं करते, लेकिन स्मोकिंग वो बड़ी वजह है जिसको रोकने के लिए, जिसको कम से कम करने के लिए हमें कुछ मेजर्स लेने चाहिए। और ये आज का मेन मैसेज होना चाहिए कि स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए, और हमें अपनी नौजवान नस्ल को, हमारे बच्चों को, जूनियर सबको इस पे अवेयर करना चाहिए और इससे बचाना चाहिए। जी, तो सिगरेट नोशी कितनी आपकी इसकी सेहत के लिए ख़तरनाक है ये तो डॉक्टर साहब ने बता दिया, और स्मोकिंग को तर्क करना ही जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन माजरत के साथ हमारे यहाँ तो डॉक्टर साहब आप एग्री करेंगे, नौजवानों के लिए एक स्टाइल स्टेटमेंट बन चुकी है। ट्रू, ऐसे ही है। देखिए, अनफॉर्चुनेटली सिगरेट का जो स्टार्ट है वो एज अ स्टेटस सिंबल ही किया जाता है। ऐसे ही है। और थोड़ा सा इसकी अटैचमेंट है कि शायद आप कोई हीरो लगते हैं अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो यंगस्टर में, और इसी वजह से वो इसकी फिर जब आप स्टार्ट करते हैं तो नेक्स्ट स्टेज में आपको इसकी एडिक्शन स्टार्ट हो जाती है। अब इससे एक अगला मरला भी आ गया, कुछ नौजवानों को हमें बताया जा रहा है कि जी ई सिगरेट जो है वो स्टार्ट कर लें, और वो शायद लेस टॉक्सिक होते हैं, लेस हार्मफुल हैं, और वो लेस एडिक्टिव है। हालांकि ऐसा नहीं है। जिस एज में ये यूथ ये स्टार्ट करती है ई सिगरेट, वो उससे इतनी एडिक्ट हो जाती है कि उसके बाद वो एक नॉर्मल सिगरेट पे आना शुरू हो जाती है। तो स्मोकिंग इन एनी फॉर्म जो है उसको आपको मुज़र सेहत ही करार देना चाहिए। हम तो शीशा कैफे के खिलाफ कार्रवाइयां, वो शीशा कैफ़े भी आप ये देखें, वो लकीली एक ही हमारे प्रोफेसर हैं जवेद खान बैठे हुए हैं आगा खान में, उन्होंने रिट की, उसके बाद ये सारा एक साइकिल स्टार्ट हुआ। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों के पास भी इतना टाइम नहीं है कि हम लोग इस पर फोकस करें। ये बड़ा एक प्रॉब्लम है हमारे सब के लिए। देखें, डायबिटीज़ पे आप लोग बोल के आप लोगों ने लोगों को डायबिटीज़ का बता दिया, उनको ग्लूकोमीटर का बता दिया, वो लोग ले लेते हैं, लेकिन स्मोकिंग क्या है, कितनी की उसके नुकसान हैं, इस पे बहुत कम बात होती है। अब हम पल्मोनोलॉजी में काम करते हैं तो हमारे अक्सर जो पेशेंट्स हैं उनका ताल्लुक ही स्मोकिंग रिलेटेड है। अगर लंग कैंसर है वो देख लें, दूसरी कॉमनस डिजीज़ है वो COPD, वो भी स्मोकिंग की वजह से है। और अगर आप लाहौर में रहते हैं तो मैं अक्सर कहता हूँ फिर आपको स्मोकिंग की भी ज़रूरत नहीं, आपके एनवायरनमेंट इतनी पोल्यूटेड है कि उसी में आप सांस ले रहे होते हैं, वही आपके स्मोकिंग वाला अफेक्ट कर रही होती है। तो स्मोकिंग जो है उसको हर सूरत बैन होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये है कि हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशन एग्जिस्ट करती हैं। स्मोकिंग हॉस्पिटल में स्मोक फ्री होना चाहिए टेक्निकली, आइडियली, बिकॉज अ पब्लिक प्लेस। उसकी इम्प्लीमेंटेशन ही हम करा नहीं पा रहे। ये तो देखें, दोनों तरफ गवर्नमेंट सेटअप पे भी, गवर्नमेंट पे भी लागू होता है और हम पे भी लागू होता है कि हम जो हमारे पास एरियाज हैं उसको हम एटलीस्ट स्मोक फ्री करें। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात की है। खैर, हमारा फोकस हमेशा से रहता है एहतियात पे। ये फेफड़ों का कैंसर जो बढ़ रहा है, इसकी बेसिक एहतियात क्या है डॉक्टर साहब, क्या एहतियात है? नंबर 1 वही स्मोकिंग। उसके अलावा कुछ और भी है, कुछ जेनेटिक डिजीज़ हैं, कुछ क्रॉनिक डिजीज़ हैं, कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल एक्सपोजर्स हैं जैसे एस्बेस्टॉस है, कुछ केमिकल्स हैं जिनके साथ हो सकता है ये चीज़, लेकिन ये लेस कॉमन है। 80% ऑफ द टाइम्स इट इज़ अगेन स्मोकिंग, सिगरेट नोशी। अगर हम 80% वाले चंक को बचा सकते हैं स्मोकिंग के अगेंस्ट काम करके, इसमें टैक्सेस बढ़ने चाहिए, इसकी अवेलेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, इसमें नौजवान नस्ल को अवेयर करना चाहिए, हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस के करिकुलम के अंदर ये इंक्लूड होना चाहिए। और ये सिर्फ लंग कैंसर एक दिन नहीं, इसको रेगुलरली अपने रिमाइंडर्स देने चाहिए हमें, आवाम को, लोगों को, बच्चों को, कि हाउ डेंजरस इट कुड बी कि स्मोकिंग लंग कैंसर तो करती है एक जगह पे, उसके अलावा कुछ 50 किस्म की बीमारियां और करती है। ब्लड प्रेशर है, दिल की बीमारियां हैं, हाइपरलिपिडीमिया, डिसलिपिडीमिया, ये सारी चीज़ें इसी से रिलेटेड है। और कोई 70 किस्म के ऐसे केमिकल हैं स्मोकिंग के
सिगरेट स्मोकिंग के जो कैंसर प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, तो इस तरीके से हमें इसको रेगुलर रिमाइंडर्स जाने बहुत ज़रूरी है, ना कि सिर्फ एक दिन हम मना लें। बिल्कुल। ये बहुत ज़रूरी है कि हम स्मोकिंग के ख़िलाफ़ एक तरह से जिहाद करें। बिल्कुल, और सेमिनार्स होने चाहिए, स्टूडेंट की काउंसलिंग होनी चाहिए, स्कूल कॉलेजेस में इस पर बात होनी चाहिए ताकि हम अपनी नौजवान नस्ल को बचा सकें। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, किसी भी एज में ये हो सकता है, नौजवानों को भी, बुढ़ापे में भी, क्या क्या कि इसके लिए कोई स्पेसिफिक एज या कोई कि मर्दों में ज़्यादा है, ख़वातीन में ज़्यादा है, ये चीज़ बता दें। एज बेसिकली डिपेंड अपॉन के टाइम, कितनी सिगरेट कितने अरसे से आप पी रहे हैं। तो मिनिमम पैक ईयर हम कैलकुलेट करते हैं। अगर एक शख्स, मैं राउंड फिगर करता हूँ, 20 सिगरेट पिछले 10 सालों से पी रहा है, तो इसको हम कहते हैं कि वो पेशेंट जो है वो 10 पैक ईयर स्मोकिंग कर चुका है। जब इतनी वो स्मोकिंग कर चुका है तो फिर वो एक्सपोज होता है, उसमें टेंडेंसी होती है कि उसमें कैंसर की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ये तो एक नॉर्मल रूट है जब हम समझ रहे हैं। इसका मतलब है अगर 10-20 सिगरेट वो 10 साल से पी रहा है तो एवरेज एज हम 40+ ही समझते हैं कि इस एज के बाद ये कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती है। लेकिन उसके बाद से एंड लिमिट कोई नहीं है, ये 70 पे भी ईयर में भी आएगा, 80 ईयर में भी आएगा। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने बात की कि जेनेटिक जिन लोगों में प्रीडिस्पोजिशन होती है, उसमें सिगरेट की क्वांटिटी या नंबर से उसका इतना ताल्लुक नहीं हो सकता। हो सकता है कि वो उससे पहले लें, पहले भी उनमें हो जाए। और इस तरह अगर कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर है, लाइक डॉक्टर साहब ने बात की एस्बेस्टोस है, आपका निकल है, आपका क्रोमियम है, ये वो चीज़ें हैं जिनके एक्सपोजर की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। अगर वो ज़्यादा है तो हो सकता है कैंसर उनका पहले भी हो जाए। लेकिन हम यूजली मिडिल एज टिल 90 ईयर्स में हम इसको देखते रहते हैं कि ये पेशेंट हमारे पास ठीक आते है। हैं। अच्छा जी, ये भी बता दीजिएगा, हमने अब सिम्टम्स की तरफ आना है, क्योंकि एहतियात के बाद सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि कुछ सिम्टम्स हमारे पास होते हैं जिनको हम नज़रअंदाज करते जाते हैं। सो क्या ऐसी अलामात हो सकती हैं? देखिए, कुछ तो सिम्टम्स ऐसी हैं जो स्मोकर्स अपने साथ अटैच कर लेता है। लाइक मैंने पहले भी एक दफ़ा आपके शो में बता चुका हूँ, लाइक खांसी का आना एक सिंपल सिम्टम्स हैं, उसको वो वार्निंग साइन नहीं कंसीडर करता। जो लंग कैंसर से रिलेटेड है, डिपेंड अपॉन कि लंग किस जगह पे वाक़ है। लंग्स दो तरह के हम इसको अगर डिवाइड करें, एक होता है सेंटर में, एक होता है जो ज़रा पेरिफेरी में होता है। जो पेरिफेरी में होता है उसमें ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी होती है पेशेंट को वो चेस्ट पेन की बहुत ज़्यादा होती है। पेशेंट पेन की शिकायत करता है, पेशेंट का सांस फूलता है। लेकिन जो वार्निंग साइन है जिस पे वो हमारे पास आता है, वो यूजुअली बलगम में खून का आना होता है। जब स्मोकर में बलगम में खून आना शुरू हो जाए तो वो उसके लिए उसको भी पता लग जाता है कि दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या टीबी है या कैंसर है। इसके अलावा आवाज़ का बदल जाना, आवाज़ का भारी हो जाना, ये भी एक वार्निंग साइन उनमें होता है। फिर कॉमन चीज़ें जो कि यूनिवर्सल हैं, चाहे वो कैंसर सेंटर में मौजूद है या वो पेरिफेरी में मौजूद है, उसमें भूख का ना लगना, ड्रास्टिकली वज़न कम हो जाना, ये एक ऐसी अलार्मिंग साइंस हैं जिससे पेशेंट को आइडिया हो जाता है कि वो किसी ना किसी ख़तरनाक बीमारी का शिकार है, जो स्मोकर में सबसे कॉमन लंग कैंसर ही हो सकती है। सही। डॉक्टर साहब, आप कुछ इसमें अगर ऐड करना चाहें? जी, मैं 100% एग्री करता हूँ डॉक्टर साहब के साथ। इसमें एक मैसेज ये ज़रूरी है कि कफ, खांसी, हर दफ़ा इसको ये खौफ ना लिया जाए कि खुदा न खास्ता ये कैंसर ही हो गया। लेकिन क्योंकि बड़ी कॉमन सिम्टम है, COPD जैसे सर ने कहा, जैसे और इश्यूज जैसे एस्थमा वगैरह होता है, इसमें भी कफ वगैरह आती है, ये कॉमन है। लेकिन वो वाली बात कि जब बलगम में खून आना शुरू हो गया, वज़न में कमी आना शुरू होगी, बुखार रहना शुरू हो गया, थकावट, सांस की दुश्वारी, ये वो चीज़ें हैं जिसको लाइट नहीं लेना चाहिए, और बल्कि किसी भी सिम्टम्स के साथ हमें अपने डॉक्टर से जल्दी रुजू करना चाहिए। सही। सो हमारे यहाँ क्या लंग कैंसर का इलाज मौजूद है? क्योंकि कहा जाता है कैंसर लाइलाज है, सो इसका कोई इलाज नहीं है। मुझे ये बताइएगा, लोग सुनते ही परेशान हो जाते हैं। मैं इसीलिए सिम्टम्स के बारे में भी यही बात की कि कैंसर, हर खांसी को कैंसर ना समझा जाए, लेकिन डॉक्टर से ज़रूर रजू किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, जब कैंसर अर्ली स्टेज में डायग्नोज होता है तो चांसेस अच्छे होते हैं कि मरीज़ शिफायाब हो जाएगा। लेकिन जो ही एडवांस स्टेज आती है तो मरीज़ ठीक नहीं हो। इतना कॉमन है लंग कैंसर, 80% के लंग कैंसर के पेशेंट्स दे आर गोइंग टू डाई, और 20% से लेस देन 20% पेशेंट्स हैं जो कि 5 साल या इससे कम कुछ सर्वाइव करेंगे। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पेशेंट जब हमारे पास आता है तो एडवांस स्टेज के साथ आता है, उसको सांस नहीं आ रही होती, कैंसर फैला हुआ होता है, दूसरे ऑर्गन्स में चला गया होता है, कोई लंग से निकल के लिवर में चला गया, बोन्स में चला गया। अब ऐसी स्टेज के ऊपर हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, ऑल्दो कि साइंस जैसे तरक्की कर रही है, नई दवाइयाँ आ रही हैं, टारगेटेड थेरेपीज़, कीमोथेरेपीज़, रोबोटिक सर्जरीज़, फिर उसके बाद आगे चलें तो इम्यूनोथेरेपी का आजकल बड़ा, इसके साथ बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। लेकिन स्टिल ये हर एक के लिए नहीं है, और जिनमें ये आते हैं उनमें भी कुछ लोगों को बड़ा फ़ायदा होता है, कुछ को फ़ायदा नहीं भी होता। इसलिए प्रिवेंशन वाली स्ट्रेटजी अपनाने की ज़रूरत है कि हम उस तरफ जाएं ही ना कि कैंसर पैदा हो। ऑल्दो कि सारी
थेरेपीज़ अवेलेबल भी हैं पाकिस्तान में, ऑल्दो उसमें कुछ बहुत सारी महंगी भी हैं लेकिन अवेलेबल है, उनके बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स हैं, लेकिन फिर भी हम हर कैंसर को क्योर नहीं कर सकते। जब मेटास्टेटिक हो गया, जब फैल गया कैंसर, तो उसके चांसेस बहुत यानी काबिल इलाज तभी है जब टाइमली डायग्नोज हो जाए। डॉक्टर साहब ऐसा ही है? बिल्कुल ठीक है। देखिए ट्रीटमेंट से पहले आई थिंक अगर हम तशखीस की बात कर लें तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्मोकर्स को देखिए कुछ चीज़ों को उसने, मैंने जैसे आपको वार्निंग साइन बताया ना, उसको पता होना चाहिए। लाइक जैसे सर ने कहा कि जी वो कफ़ शुरू हो जाती है, तो कफ़ एक वार्निंग साइन यूजुअली होता है COPD का, वो डॉक्टर रिव्यू करे, बेशक गवर्नमेंट सेटअप में आ जाए। ये जो फैसिलिटी इसकी डायग्नोसिस की है अल्हम्दुलिल्लाह हर बड़े गवर्नमेंट सेटअप में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल। देखिए इसकी तशखीस इतनी सिंपल भी हो सकती है कि अगर हम सिंपल स्पूटम में साइटोलॉजी एक टेस्ट होता है वो करवाएं, बलगम में वो पॉजिटिव आ जाता है, एक्सरे करवाते हैं उसमें निशान मिलता है, अगर निशान मिलता है हम उसको फर्दर CT करवाते हैं इंजेक्शन लगाने के बाद, वो भी गवर्नमेंट की फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर वो अंदर पड़ा हुआ है तो ब्रोंकोस्कोपी हर गवर्नमेंट सेटअप में हो रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। प्राइवेटली हम लोग ही वो 30,000 की कर रहे हैं, यहाँ पे फ्री हो रही है। आप वो टेस्ट करवाएं, उस टेस्ट करवाने के बाद आप उसकी बायोप्सी लेते हैं, उसके बाद उसकी साइटोलॉजी हिस्टोपैथोलॉजी होती है, फिर हमारा काम हैंड ओवर हो जाता है तो और ऑन्कोलॉजिस्ट कोलीग्स बाकी उसको आगे लेके जाते हैं। तो जो प्रॉब्लम है इसमें जो कैंसर में अनफॉर्चुनेटली जो इतने साल हो गए हमें देखते हैं, वो उसका डिलेड प्रेजेंटेशन है। इसकी जो वार्निंग साइन है उसको मिस कर देता है पेशेंट, और जब उसको कैंसर का बताया जाता है फिर भी वो डिनाइल स्टेज में आते हुए, क्योंकि इसका 2-3 महीने में यू हैव टू फाइनलाइज एवरीथिंग, वो अनफॉर्चुनेटली वो टाइम जो इंपॉर्टेंट टाइम है वो गुजार देता है। अच्छी बात क्या है, क्योंकि अब हमारा इंटरेक्शन ऑन्कोलॉजिस्ट से भी होता है, तो हमने ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनको जब तक हम फॉलो अप नहीं करते थे हमारा ख्याल था कि इनका सर्वाइवल नहीं है। ऐसा नहीं है, अब टारगेटेड थेरेपी अवेलेबल है इन लोगों के पास, और वो जो अगर वो पेशेंट टाइमली यूज़ कर ले तो उसका सर्वाइवल पहले से बहुत बेहतर हो चुका है। सो तशखीस के लिए आपको जब अलामत हैं तो अपने क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास जाएँ, कोई कॉस्ट का इशू नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल, हर गवर्नमेंट सेटअप में अवेलेबल है, आप करवाएं और उसके बाद अपनी ट्रीटमेंट लें तो अल्लाह ताला बेहतर करते हैं। बिल्कुल ऐसा है, टाइमली डायग्नोज जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेहतमंद ज़िंदगी की हमने बात करनी है, आप कैसे सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं? आपकी डाइट, आपका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए? ये हमारा लाइफस्टाइल ही चेंज करने की ज़रूरत है, जिसमें हर चीज़, जिसमें हेल्दी वेट, हेल्दी डाइट, वर्जिश करना, मोटापे से बचना, और कुछ ऐसे मतलब गंदगी से बचना, सफाई का ख्याल रखना, स्मोकिंग से दूर रहना, अल्कोहल से दूर रहना, ये वो लाइफस्टाइल है जिसके साथ हम हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। कैंसर और बाकी भी बीमारियों से इसके साथ बचा जा सकता है। इन सब को हमें अपनी 360 डिग्री लाइफ के अंदर इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, और हमें एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, हमें अच्छे एनवायरनमेंट में हमें सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारी लाइफस्टाइल में होंगी तो हम इससे बच सकते हैं। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, हम बार बार कहते हैं शहर में गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, धुआं बहुत ज़्यादा फैल रहा है, स्मॉग, अब कोई मुश्किल से ही ऐसा सीज़न आता है जब हम देखें स्मॉग का खात्मा हो रहा है, शहर में स्मॉग बहुत ज़्यादा है। सो ओवरऑल ये चीज़ें भी हमारी सेहत के लिए उतनी ही नुकसान। बिल्कुल, एयर पोल्यूशन इज़ अ साइलेंट किलर। आपको पता ही नहीं आप जिस एनवायरनमेंट में सांस ले रहे हैं, और इट सीम्स कि ये भी हमारा सस्पिशन है कि ये भी प्रोबेबल काज बनेगी लंग सीए की। इसमें भी वो सारे फैक्टर मौजूद हैं। हम एयर क्वालिटी इंडेक्स हमने पढ़ना शुरू किया ना, पहले तो हमें इस बात का नहीं पता था। एयर क्वालिटी इंडेक्स में हमें पता लगा पर्टिकुलर मैटर्स होते हैं, पर्टिकुलर मैटर्स का पता लगा कि वो कार्सिनोजेनिक भी होते हैं। सो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग हमारा इसमें एविडेंस है कि ये भी प्रोबेबल काज हैं लंग कैंसर के लिए। ठीक है, बात जैसे डॉक्टर साहब ने की, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम टाइमली अपने आप को रेवोल्यूशनाइज कर लें। अदरवाइज हम लोग तो शायद अपनी ज़िंदगी जितनी भी गुजार चुके हैं, हमारे जो यंगस्टर है या हमारे जो बच्चे हैं वो सफ़र करेंगे। वो बच्चे जो इस एनवायरनमेंट में पैदा हो रहे हैं, जब स्मोक है तो उनमें प्रोबेबिलिटी है कि बड़े होकर उनमें अस्थमा होगा। तो ये तो सब हम उनको दे रहे हैं, अल्लाह ताला ने तो ये उनको नहीं गिफ्ट किया, ये हमारे अपने गिफ्ट हैं। गाड़ियाँ, गवर्नमेंट को पॉलिसी को चेंज करना चाहिए। हम लोग, इतनी पॉपुलेशन है लाहौर की, 1.5-2 करोड़ तो है, क्या एक दरख्त भी नहीं लगा सकते? बिल्कुल सोचने की बात है कि एक प्लांट या 2 प्लांट अगर एक घर में भी लगना शुरू हो जाए तो हम अपनी इन्वायरमेंट को क्लीन कर सकते हैं। बिल्कुल, एक जगह से अगर फॉर एग्जांपल हम जो टाउन में रहते हैं, जो टाउन में हम कोलीग्स 1-2 घर के फासले पे रहते हैं, अगर एक कोलीग इन चारों अपने दोस्तों को ले जाए, एक गाड़ी आप 4 दिन यूज़ कर सकते हैं, तो कितना बेनिफिट आप दे सकते हैं। सो ये चीज़ें जो है ना सोसाइटी को करने वाली, ये नहीं कि सारी काम गवर्नमेंट ने करने हैं। तो हमें सोचना है, अपने बच्चों के लिए सोचना है और अपने इन्वायरमेंट के लिए। आप देख लें, स्मोक आपका 5वां बन गया है जो मौसम होता है। सर्दी जो हम कहते हैं गर्मी, बाहर खजां, तो स्मोक ऐड हो गई, और वो हम अब उसको भुगत रहे हैं। उनके इफेक्ट जो पेशेंट्स को आ रहे हैं वो हमारे पास आना शुरू हो गए। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप गाड़ियाँ वो गवर्नमेंट जो है उनको सब्सिडाइज़ करे, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, हाइब्रिड व्हीकल्स हैं,
इंजन आप यूरो 2 पे खुश हो रहे हैं, दुनिया यूरो 9 पे पहुंची बैठी ऐसे ही है। है, तो बिल्कुल हमें इन ऐसे सब चीज़ों को के लिए एनवायरमेंटल पॉलिसी जो कि मौजूद है उसको इम्प्लीमेंट करना। बिल्कुल ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग ऐसे हैं कि स्पेसिफिकली वो ऐसे काम से मुंसलिक होते हैं कि धुआं छोड़ती जगहों पर उन्होंने अपनी भट्टे चल रहे हैं, काम करना है, टायर जला रहे हैं, फिर इसके साथ साथ रंगों का डिफरेंट काम हो रहा है, केमिकल्स से रिलेटेड। क्या इसमें भी उनको एहतियात बरतनी है? काम तो उन्होंने करना है, तो मास्क लगाना, ये चीज़ें। देखिए ऑक्यूपेशनल डिजीज़ जो है, ऑक्यूपेशनल, मैं आपको एक सरप्राइज़ हो आपके लिए, ऑक्यूपेशनल डिजीज़ के लिए एक आपका एक जो महकमा है वो एग्जिस्ट करता है। इस महकमे की ड्यूटी ये है कि जो वर्किंग आवर्स हैं उनको डिफाइन किया जाए और जो प्रिवेंटिव मेजर उस फैक्ट्री में होने चाहिए उसको देखा जाए कि वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। फिर उन लोगों की पीरियोडिकली स्पायरोमेट्री की जाती है, ये भी उस महकमे का काम है। प्लस उससे रिलेटेड टेस्ट लाइक एक्सरेज या अदर चीज़ें वो करवाना है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मौजूद है, प्रैक्टिकली ये काम नहीं कर रहा। ठीक है। अब आपने भट्टों की बात की, तो भट्टों का आपको पता है डिज़ाइन चेंज हो गया, जिग जैग का कहा गया, वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कम करते हैं। फिर आप कहते हैं कि जी आपने बंदे को, मैं राउंड फिगर में बात करता हूँ कि 20 घंटे पर वीक से ज़्यादा काम नहीं करना। कैसे है? आपके लोग तो 24 घंटे पर डे काम करें, आप 7 बंदों की शिफ्ट से वो काम करें जिसके लिए आपको 40 बंदे रखने पड़ जाते। तो ये जो है ये इतना सिंपल नहीं है। बट अच्छी चीज़ जो होती है ना, देखिए आपके रूल्स एंड रेगुलेशन तो परसिस्ट मौजूद है ना, आपको नए तो नहीं बनाने, जस्ट ट्राई करें कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर लें। थोड़ी सी इनिशियल रेजिस्टेंस मिलती है, उसके बाद वो चीज़ें लोग उसके आदी होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, आपको सिर्फ एक अपना वो चीज़ें सेट करनी है और उसके अकॉर्डिंग आप। देखिए मैं आपसे बात करता हूँ, कोविड में ना मास्क पहनने के लिए बड़ी हमें पुश करना पड़ता था, हैंड हाइजीन के लिए। बिल्कुल। बिलीव मी, पोस्ट कोविड या के टाइम पे लोग 50% लोग हैंड हाइजीन को भी फॉलो करना, डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ, और मास्क भी पहनना शुरू हो गया। तो ये थोड़ा सा आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ना, उसके बाद ही चीज़ें स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, एक और चीज़, क्योंकि कोविड और डेंगू साथ साथ चल रहे हैं, तो डॉक्टर साहब मुझे ऐड कर दीजिएगा वो लोग जो कि ऑलरेडी, जैसे हम कह रहे हैं लंग कैंसर में, डायबिटीज़ में, हार्ट पेशेंट हैं, कोविड या डेंगू की सूरत में उनके लिए कितना खतरा है? क्योंकि हमने साथ साथ ये भी लोगों को मैसेज देना है, केसेस हमारे पास कोविड के भी आ रहे हैं, डेंगू के भी, तो आपने इससे भी मोहतात रहना है। जी डॉक्टर साहब। जी, कोविड की वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। अगर किसी ने नहीं हर पेशेंट के लिए भी, हर पेशेंट के लिए, चाहे वो कैंसर का मरीज़ भी है, उसके लिए भी कोविड की वैक्सीनेशन है। और गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे मेजर्स लिए कि कोविड की वैक्सीनेशन जो कैंसर के मरीज़ों के लिए, वो उन्होंने कहा कि सबसे अच्छी वाली फाइज़र वाली लगेगी। सेकेंडली ये है कि जी कोविड जिन्होंने बूस्टर नहीं लगवाया उनको बूस्टर लगवाने की ज़रूरत है। और हमें इन सारी चीज़ों से एहतियात करनी है। हमारे कैंसर के मरीज़ पहले ही कमज़ोर होते हैं, और अगर कोविड वो बड़ा वीकनेस प्रोड्यूस कर। सिमिलरली डेंगू के अंदर तो कई दफ़ा लोगों से चला तक नहीं जाता, बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। इसकी एहतियात बहुत ज़रूरी है, मच्छरों से बचना, उसकी मेजर्स लेना, पानी ना इकट्ठा हो, और कोविड वाली एहतियात भी करना, और मास्क लगाना, और सारी एहतियातें हमारे सारे कैंसर के पेशेंट्स के लिए ज़्यादा अहम है। हर पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब कुछ ऐड करना चाहिए? बिल्कुल ठीक कहा, वैक्सीनेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अभी भी हमारे पास कोविड के पेशेंट आना शुरू हो गया, और अभी जो रिसेंटली एक डेथ हुई है, ही वॉज वेरी यंग चैप, उसने कोई वैक्सीनेशन नहीं लगाई थी। और अभी मेरा जो एक्सपीरियंस पोस्ट ईद चल रहा है, जिन लोगों ने वैक्सीनेशन लगाई है, प्रेफरेबली जिन्होंने बूस्टर लगाया है, दिस डिजीज़ इज़ वेरी माइल्ड। ये डिजीज़ उन्हीं को तंग कर रही है जिनमें वैक्सीनेशन नहीं लगी। जैसे सर ने बात की है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हैं, जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ित कम है, जो जिनमें कैंसर सबसे टॉप पे है, फिर डायबिटिक पेशेंट भी उनमें आते हैं, तो वो तो कोशिश करें कि इस वक्त पुरहजूम जगहों पे ना जाएं, और मास्क पहने, हैंड हाइजीन का अपना ख्याल रखें। आई एम होपफुल इंशाल्लाह ताला, एज़ फार एज़ कोविड इज़ कंसर्न, अब 2.5 साल हो गए इसके साथ, कि ये बेहतर रहेगा, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके वक्त के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये सब चीज़ें डिस्कस करने का मकसद ये था कि एक मैसेज आप तक पहुँचाया जाए कि आप लोगों ने एहतियात करनी है, और खुदा न खास्ता अगर कोई इलामात हैं तो टाइमली डायग्नोस की तरफ जाना है, और फिर इलाज की तरफ जाना है। वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। नाज़रीन, हम लेंगे एक ब्रेक, ज्वाइन करेंगे आपको इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जान है तो जहान है, सेहत तंदुरुस्ती तभी है जब आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी हलचल लेकर आएँ कि आप एक्टिव रहें उससे। सो लाइफस्टाइल के लिए सबसे बेस्ट, अच्छे लाइफस्टाइल के लिए जो चीज़ है वो है जी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज के लिए हम शामिल करते हैं अपना सेगमेंट हेल्थ डिटेल। हमारे ट्रेनर रहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि आज के टिप हमारे साथ शेयर करेंगे। ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रहमान अब्बास, फिटनेस एक्सपर्ट, लाइफ कोच। आपको फिट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं ट्रेनिंग से पहले ही रिदम में आ गया हूं।
आप इस तरह करें, एक अच्छा सा म्यूज़िक अपने माइंड में रखें, क्योंकि वर्कआउट करने के लिए म्यूज़िक साथ लगना, एक रिदम बहुत ज़रूरी है ना। कोई इधर उधर आप देखते रहें तो उसका क्या फ़ायदा, एक तो आपका माइंड भी डाइवर्ट होता है। तो आज का प्रोग्राम एक रिदम के साथ है और अच्छा सा म्यूज़िक जो मुझे भी पसंद हो, आपको भी पसंद हो, अच्छा लगे, तो बूस्टिंग हो, माइंड भी चेंज हो, क्योंकि माइंड मेडिटेशन है। आज के वर्कआउट में मोबिलिटी वर्कआउट, नो वेट नो बैंड, कुछ नहीं करना यार। आज बोर हो रहे हैं तो कुछ ऐसा कि हमें मोबिलिटी भी हो, कार्डियो वर्कआउट भी हो, हमारा दिल भी स्ट्रांग हो, क्योंकि इसको स्ट्रांग रखना बहुत ज़रूरी है ना। सांस लेते जाएं, 4 स्टेप क्या चढ़े हैं, उसके बाद बैठ जाएं, थोड़ी देर रेस्ट करें। तो इसलिए मोबिलिटी वर्कआउट वीक में 1 दफ़ा इम्पॉर्टेंट है। मैं हमेशा करता हूँ, मैं ट्वाइस थ्राइस पर वीक इस तरह एक डिवाइड किया हुआ। तो आज के वर्कआउट में मोबिलिटी, फुल बॉडी मोबिलिटी वर्कआउट हमने करना है, रिदम इस तरह। चलो जी स्टार्ट करते हैं, बातें साथ साथ चलती रहेंगी। रिदम आपने करना है, 30 सेकंड का आपने स्टेप अप करना है। ओके 1 2 3। इसको मैं एडिशनल में लेता हूँ, असल वर्कआउट में नहीं लेना, इसको एंड में स्टार्ट में आप कर सकते हैं। ओके 30 सेकंड, परफेक्ट। नाउ फर्स्ट साइड किक मूवमेंट आपने करनी है, 1 2 3 4। मैं तो रूटीन में करता हूँ इसलिए हिल नहीं पा रहा, तो इसलिए जो बिगनर है वो चेयर सपोर्ट ले सकते हैं, वॉल सपोर्ट ले सकते हैं। इसको आपने मिस नहीं करना। अगर आप मार्शल आर्ट भी चाहते हैं और दूसरी ट्रेनिंग जिमनास्टिक भी चाहते हैं तो इसके लिए फर्स्ट स्टेज है, और खुद को स्ट्रॉन्ग भी करना है, एथलीट पर्सन, फिर भी ये फर्स्ट स्टेज है। ओके 10 ईच, 1 2 3 4 5। आप रिदम के साथ ये आप, लेकिन नहीं प्रॉपरली बैलेंस के साथ, मैं नहीं चाहता कि कुछ ऐसा हो। ओके 7 8 9 10। स्विच 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फर्स्ट ट्रेनिंग 10 ईच, 3 सेट्स। नाउ सेकंड मूव, लेग स्ट्रेचिंग आपने करनी है। ये आपने स्पोर्ट्समैन को भी देखा होगा, रूटीन में करते हैं, तो इसलिए ख़वातीन और मर्द हज़रात, ये वर्कआउट आपने वीक में 1 टाइम आपने ज़रूर इसको रिपीट करना है। ओके नाउ स्लो रेंज ऑफ मोशन में 1, ये हाफ रेंज है, फुली डाउन जा सकते हैं। आपके ग्लूट्स हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग के लिए 1 बाय 1 करना है, चाहे 1 साइड भी कर ले वो भी ठीक है, लेकिन 1 बाय 1 इससे बॉडी आपकी रिदम में रहेगी। ओके फुल मूवमेंट क्या है, नॉर्मली आपने डाउन, लेकिन ये एक स्टेज पे आती है। ओके 1 2 3 4। ओके इसका एक सेकंड मूव भी है, वाइड लेग स्क्वाट कर लें, घुटनों पे सपोर्ट कर लें। नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सपोर्ट के लिए परफेक्ट रहेगा। अगर सपोर्ट नहीं चाहिए तो फर्स्ट आप करें, 3 सेट्स रिदम के साथ। नाउ हाई नी, स्लो रेंज ऑफ मोशन आपने करना है, 1 2, थोड़ा सा इनसाइड एंगल, 3 4 5 6। स्लो रेंज ऑफ मोशन, साइड, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा सा म्यूजिक चले, साथ साथ रिदम, उसी के साथ एक रिदम बनाते जाएं। 3 सेट्स, 3 ट्रेनिंग्स डन। नाउ ओके लाइट सा हील अप बाउंसिंग, इसमें आपके काफ रेज भी आएगा और आपके फुल बॉडी एक रिदम में आ जाएगी। ओके 10 रैप्स, 1 2 3। फिंगर पे प्रेशर डालना है आपने, हील फुली अप लाइक दिस। ओके फुली अप, ओके 5 6 7 8 9 10। नाउ इसके साथ आपने कॉम्बिनेशन करनी है, लाइट से जंप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कॉम्बिनेशन आपने करनी है। बट 3 3 3 सेट के बाद आपने प्लैंक करना है। प्लैंक सबको पता है क्या करना है, लेकिन प्लैंक का एक्चुअल बेनिफिट ये होता है कि जब आप ट्रेनिंग के साथ कॉम्बिनेशन करते हैं तब आपको पता चलता है। तो इसके लिए मुझे मैट पे स्ट्रेट आर्म में ले डाउन पोजीशन में आना है, स्विच करना है। ये बातें सिर्फ आपको बताने के लिए साथ करता हूँ, लेकिन आपने बातें नहीं करनी। म्यूजिक, रिदम, ट्रेनिंग, दैट्स इट। ओके नाउ काउंट 9
फुट फिंगर, आर्म स्ट्रेट। ओके, अगर आपने इसमें चेंज करना है तो 1 लेग सपोर्ट के साथ। ओके, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। Done. Perfect exercise combination, rhythm, mobility, strengthening workout। वीक में एक दफ़ा आपने करना है, फिर देखें आपका दिल करेगा अभी भागूं, अभी कुछ ट्रेनिंग करूं। तो इसलिए इसको आपने करना है। मैं करता हूं, मैं 3 टाइम करता हूं एवरी अदर डे, एक दिन की ब्रेक देके ट्रेनिंग के साथ। इसको आपने करना है। देखें आपके सारे पार्ट्स मसल एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मोबिलिटी बहुत ज़रूरी है और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। आपका कार्डियो वर्कआउट भी होगा। इसको आप करें, फीडबैक दें, हमारी टीम को दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। आपसे पूछता रहूँगा, क्योंकि ये अब मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। तो इसको आपने मुझे फीडबैक देना। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। खुश रहें, फिट रहें। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर। थैंक यू सो मच रहमान, हमारे साथ मौजूद थे और आज की टिप उन्होंने शेयर की। सो हेल्दी टिप में हम आपको कुछ टोटके भी बता देते हैं ताकि आपके घर जो मौजूद चीज़ें हैं उनके मल्टीपल फ़वाइद क्या क्या हैं वो भी आपको पता चल जाए। नज़ला ज़ुकाम आजकल हर किसी को हो रहा है। लहसुन का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो बहुत सारे ये जो छोटे छोटे इश्यूज चलते हैं इससे रिकवर आप हो सकते हैं। इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी अगर आप लहसुन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, आपके लिए बहुत ज़्यादा मौसर है। इसके साथ साथ आपको बताऊं, कोलेस्ट्रॉल की जो लेवल है उसको भी मेंटेन करने में ये लहसुन बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। दिल की बीमारियों के लिए भी बहुत ज़्यादा मौसर है। और हड्डियों की शिकायत जिन लोगों को रहती है कि जी हड्डियों में दर्द रहता है, हड्डियों की मजबूती के लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसके साथ दांतों की दर्द का जो मसला रहता है, दांतों की सेहत के लिए भी लहसुन का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मुफीद है। खारिश अगर जिन लोगों को है उससे भी निजात दिलाती है, याददाश्त की बेहतरी के लिए। और इसके साथ साथ अगर आप खाने में मतवातर इसका इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पर खुशबू टेस्ट डेवलप होता है, वहीं पर एक और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि आपका वज़न मेंटेन करने में भी ये मौसर साबित होता है। ये एक अल्लाह ताला ने चीज़ बनाई है लहसुन, जो कि हम समझते हैं इसका इस्तेमाल सिर्फ खाने में ही है। ना सिर्फ खाने में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि आप ये मल्टीपल चीज़ें जिसके आप फ़वाइद अगर हासिल करना चाह रहे हैं तो उसमें आप इसका इस्तेमाल करें, आपकी सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त रहेगा। ब्रेक का वक्त हुआ है, ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम के सिलसिले में हम सेगमेंट शामिल कर रहे हैं, आपको करेंसी रेट बताने हैं। सेगमेंट है माल का हाल। लिस्ट है हमारे पास, आपके साथ शेयर करेंगे। और अब जान लेते हैं आज के भाव क्या हैं। सब्जियों के रेट्स हमने सुबह भी डिस्कस किए कि कीमतें हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। आज के ओपन मार्केट के रेट हमारे साथ हमारे रिपोर्टर हसनैन ओपन मार्केट से मौजूद हैं। जी हसनैन, बता दीजिए। सब्जी मंडी में अगर सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो जो सब्जियां हैं उनकी कीमतों में 10 से 20 रुपए जो इजाफा है वो देखने में आया है। और अगर बात की जाए ओपन मार्केट में फ़रोख्त होने वाली जो सब्जियां हैं और रेट लिस्ट में जो दर्ज कीमतें हैं उनमें वाज़ेह तज़ाद देखा जा रहा है। और अगर यहाँ पर सब्जियों की कीमतों की बात कर ली जाए तो जो यहाँ पर प्याज अव्वल है, सरकारी जो नर्ख हैं वो 80 रुपये हैं। ओपन मार्केट में भी जो प्याज है वो 80 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। जो टमाटर है जी उसकी जो कीमत है वो तकरीबन 95 रुपये फ़ी किलो है। सरकारी कीमत ओपन मार्केट में 140 से 150 रुपये फ़ी किलो में वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। अगर बात की जाए लहसुन चाइना की, लहसुन चाइना 315 रुपये सरकारी कीमत है, ओपन मार्केट में 350 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। अदरक चाइना की बात की जाए 265 रुपये सरकारी कीमत है, 280 से लेके 300 रुपये फ़ी किलो में वो फ़रोख्त की जा रही है। रेट लिस्ट के मुताबिक जो बंद गोभी है 115 रुपये उसके नर्ख हैं, ओपन मार्केट में 80 से 100 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह जो बैंगन है उसकी सरकारी कीमत 147 रुपये है, ओपन मार्केट में वो 200 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। शिमला मिर्च
मिर्च के जो नर्क हैं 220 रुपये हैं। ओपन मार्केट में 250 रुपये फ़ी किलो तक वो फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह अगर बात की जाए सब्ज़ मिर्च जो अव्वल है 147 रुपये, उसकी कीमत जो दोम है 105 रुपये। ओपन मार्केट में जो मिर्च है वो 120 से 130 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। लीमू की कीमत की बात की जाए 160 रुपये उसकी सरकार। बहुत शुक्रिया हसनैन, ओपन मार्केट से रेट आपने बताया। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचे अपने इख्तिताम को। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात सेम टाइम पर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।